गाइस वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइस के करंट अफेयर्स जो कि हमारे दिसंबर 2021 में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। इन्वायरमेंट स्टार्ट हो गई थी जिसमें कि तीन जो आर्टिकल है मैं उसको डिस्कस कर चुकी हूँ। आज स्टार्ट करती हूँ डैम सेफ्टी एक्ट एंड देन यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट देखेंगे। तो ये दो कानून को हम लोग देखते हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है, और इसके अलावा जितने भी न्यूज़ इन शॉर्ट्स है उससे हम लोग डिटेल्स में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज इस इन्वायरमेंट सेक्शन को भी कंप्लीट कर देती हूँ। तो फर्स्ट आर्टिकल के साथ स्टार्ट करते हैं आज की। ये तो हम लोग देख चुके थे, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड जो डिस्प्लेसमेंट थी, काफ़ी शानदार आर्टिकल थी। इससे काफ़ी पॉइंट्स आप डायरेक्टली फेच कर सकते हो बहुत अलग अलग टॉपिक पे भी। बट चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी न्यूज़ कि अगर आप लोग को विजन आइस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो आप लोग कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है, और ये प्रीलिम्स जो 2022 के लिए है उसके लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं टेस्ट। तो अभी तक 5 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, और अपकमिंग संडे में भी आप लोग को एक टेस्ट देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे इनरोल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। डैम सेफ्टी एक्ट 2019। सबसे पहले ये समझिए कि रिसेंटली राज्यसभा के द्वारा ये पास किया गया है बिल, तो इसके बारे में समझते हैं। ये जो एक्ट है इसमें क्या होगा कि सारे स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको यहाँ पे मदद मिलेगा कि एक यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी प्रोसीजर्स होंगे। क्योंकि आप देखो कि डैम जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जिससे कि आप देखो कि हर एक राज्य में जो प्रोसीजर होती है कि कैसे डैम सेफ्टी को लेकर चलना है तो वो अलग अलग होते हैं। बट अब इस कानून के थ्रू क्या होगा कि हमारे पूरे देश में एक ऐसा यहाँ पे यूनिफॉर्म प्रोसीजर होगा जिसके बेसिस पे सारे स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज़ है वो काम करेंगे। साथ ही यहाँ पे जितनी भी स्पेसिफिक डैम्स है हमारे कंट्रीज़ में उनकी सेफ फंक्शनिंग की जाएगी, इंश्योर किया जाएगा। और यहाँ पे आप देखो कि एडुकेट सर्विलांस किया जाएगा, इंस्पेक्शंस होंगे, ऑपरेशंस होगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपके जितने भी बड़े डैम्स हैं उनको मेंटेन किया जाएगा। और साथ ही साथ आज की डेट में आप देखते हो कि काफ़ी ऐसे बड़े डैम्स हैं जो कि डिजास्टर के टाइम में वो टूट जाते हैं या फिर उनकी जो है और बुरी स्थिति हो जाती है, और डिजास्टर के कारण भी जितनी भी टूटी फूटी और डैमेज जो भी डैम है उनको भी रिकवर नहीं किया गया है, वापस से रिहेबिलिट नहीं किया जा रहा है। तो उन सारे पॉइंट्स पे यहाँ पे बात किया जाएगा। साथ ही आप देखो कि ये तो 2019 में लोकसभा में पास हो गया था, बट अभी ये राज्यसभा में भी पास हो चुके हैं। तो इसलिए अब बहुत बड़ी यहाँ पे आप कह सकते हो कि बस प्रेसिडेंट से साइन होगा और उसके बाद ये कानून बन जाएगा। अब देखते हैं कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। एक्चुअली देखो जो यहाँ पे टिगरा डैम है, टिगरा डैम 1917 में जो मध्य प्रदेश में डैम है वो फेल हो गए थे, और अबाउट 40 लार्ज जो बड़े बड़े डैम हैं उनमें भी देखने को मिला कि ये फेल्ड हो चुका था। वर्स्ट डैम जो डिजास्टर है ना वो यहाँ पे इससे देखने को मिला कि 1979 में एक मुच्छू डैम था गुजरात में, वो भी फेल हो चुका था। तो ये सबसे बुरा आज तक का आप देखो कि डैम डिजास्टर्स है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी डिजास्टर आए उस समय यहाँ पर डैम का काम नहीं करना, या फिर डैम से रिलेटेड यहाँ पे कुछ डिजास्टर इंड्यूस हो जाए, तो इसके कारण आप देख सकते हो कि सबसे बुरी यहाँ पे हालत हो चुकी थी। और साथ ही साथ मोस्ट रिसेंट आप देख सकते हो कि अनमया जो यहाँ पे डैम है आंध्र प्रदेश में, नवंबर 2021 में इसकी भी फेल्योर देखने को मिली, जिसके कारण 20 पीपल्स, अब यहाँ पे रिपोर्ट में तो आपको 20 पीपल्स देखने को मिल रहा है, बट अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखोगे तो ये नंबर शायद 3 टाइम्स 4 टाइम्स इंक्रीज भी हो सकते हैं। साथ ही सेंट्रल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका सेंट्रल वाटर कमीशन के तहत है, जिसमें कि टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है डैम ओनर को, और साथ ही साथ जो डेटा है ना सारे डैम्स को लेकर वो भी यहाँ पे इनके द्वारा मेंटेन किया जाता है। नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी है, जिसमें कि डैम सेफ्टी पॉलिसीज़ होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा जो डैम सेफ्टी पॉइंट्स यहाँ पे लेकर आया जाता है, इसमें क्या किया जाता है इनके द्वारा कि डैम सेफ्टी एश्योरेंस करनी है कि जितनी भी डैम है वो एकदम सेफ़ होनी चाहिए, रिहेबिलेशन प्रोसेस यहाँ पे लेकर चलना है, और यहाँ पे जो मदद किया जाता है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये 4 स्टेट में बेसिकली इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फर्स्ट वन इज़ मध्य प्रदेश, सेकेंड है उड़ीसा, थर्ड है राजस्थान एंड फोर्थ है तमिलनाडु। डैम रिहेबिलेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की बात करूँ जिसे हम लोग ड्रीप कहते हैं, तो इसमें जितने भी सेलेक्टेड डैम्स हैं उनकी सेफ्टी को इम्प्रूव करना है, साथ ही जो बेसिक डैम सेफ्टी रिलेटेड फैसिलिटीज़ है उनको भी इंस्टॉल करना है यहाँ पे। अदर कुछ और भी स्टेप्स सरकार के द्वारा लिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो कि धर्म है, इट मीन्स कि डैम हेल्थ एंड रिहेबिलेशन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि जितने भी डेटा है या फिर जितने भी सारे बड़े जो यहाँ पे लार्ज डैम है ना उनके हेल्थ डेटा को लेकर और जितना भी एसेट है उसकी मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पे पूरी तरीके से कलेक्शन किया जाता है। सिस्मिक हैज़ार्ड एनालिसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी कि सिसेस भी है, जिसमें कि हैज़ार्ड यानी कि जो सिस्मिक हैज़ार्ड है उसको एस्टिमेट किया जाता है साउथ इंडियन रीजन में। तो ये दो यहाँ पे अदर स्टेप्स भी है डैम सेफ्टी के लिए, तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो ड्रिप है, साथ ही डैम सेफ्टी एश्योरेंस एंड रिहेबिलेशन प्रोजेक्ट है, एंड देन धर्म है, एंड देन यहाँ पे CSS है।
2007 में क्या है कि आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया था और ये दोनों राज्य के द्वारा पार्लियामेंट को कहा गया था कि एक कानून लेकर आइए डैम सेफ्टी के ऊपर। इसी के लेकर हमारे यहाँ एक डैम सेफ्टी बिल 2010 लाया गया। ठीक है, अब आप यही देखो कि 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, और किस आर्टिकल के तहत, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 252 के तहत, जिसमें कि यहाँ पे ये कहा गया कि पार्लियामेंट को अलाउ किया गया कि वो स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाए और ये सारे स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल भी होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि एक रेजोल्यूशन भी पास किया जाएगा जिसमें कि इस तरीके के लॉ को रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो दिस इज़ आर्टिकल 252, जिसमें कि पार्लियामेंट को ये अलाउ किया जाता है कि जो स्टेट सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे कि आप देखो कि 7th शेड्यूल जब आप पढ़े हो तो इसमें 3 सब्जेक्ट आप पढ़े होंगे। एक होता है स्टेट लिस्ट, दूसरी होती है यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट, एंड थर्ड होती है कंकरेंट लिस्ट। तो जो यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट होता है उसमें कि पार्लियामेंट को यहाँ पे हक है कानून बनाने का। स्टेट लिस्ट जो होते हैं इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का हक होता है कानून बनाने का। एंड व्हाट अबाउट कंकरेंट लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर और जो पार्लियामेंट है ये दोनों मिलकर यहाँ पे कानून बनाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि स्टेट लेजिस्लेचर के तहत जो स्टेट सब्जेक्ट आते हैं, स्टेट सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही कानून बना सकते हैं। कभी कुछ ऐसे सिचुएशन अराइज होते हैं या फिर ऐसा होता है कि पार्लियामेंट को भी यहाँ पे हक दिया जाता है कि आप भी कानून बना सकते हैं। तो ये हक जो पार्लियामेंट को दिया गया है, ये पावर दिया गया है पार्लियामेंट को, वो यहाँ पे मेंशन की गई है आर्टिकल 252 के तहत। ओके, अब एक एक करके यहाँ पे समझते हैं कि किस किस टाइप्स के डैम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एम्बैंकमेंट डैम है। आप यहाँ पे देखो एक फिगर भी दी गई है। इस तरीके से जो है ये आप देखो कि ऊपर रोड होते हैं और नीचे इस तरीके से बनाया जाता है, एम्बैंकमेंट होते हैं, चारों ओर से यहाँ पे घेराव होता है। इसमें आपका अर्थफिल होते हैं और रॉकफिल डैम होते हैं। ठीक है, एम्बैंकमेंट डैम जो है वो मोस्ट कॉमन है। हर जगह आपको जो डैम की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है वो ऑलमोस्ट इसी तरीके से होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी इकोनॉमिकल होता है, यानी कि यहाँ पे कॉस्टली नहीं होते इस तरीके के डैम को कंस्ट्रक्ट करने में। साथ ही यहाँ पे मटेरियल्स का भी सही तरीके से यूटिलाइज हो जाता है और लोकली ये अवेलेबल भी होता है। और जितने हमारे कारीगर को डैम कंस्ट्रक्शंस का जो आइडिया होता है वो बेसिकली इसी टाइप के होते हैं। ठीक है, साथ ही आप देखो कि यहाँ पे कंटिन्यूस मेंटेनेंस की भी यहाँ पे ज़रूरत होती है इसके ऊपर, तो ये भी यहाँ पे आसानी तरीके से हो जाता है। सेकेंड आप देख सकते हो कि दिस वन इज स्ट्रक्चर, इसमें है कॉन्क्रीट एंड मैसनरी डैम है ये। तो यहाँ पे क्या है कि आप देखो कि इसमें ग्रेविटी इंक्लूड है, साथ ही आर्क है, और उसके बाद आप देखो कि बट्रेस है, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है, डैम है। यहाँ पे आप देखो कि जो पानी है, यहाँ पे समुद्र का जो पानी है वो इस तरीके से जैसे टैप में वाटर आते हैं उस तरीके से यहाँ पे वाटर आपका गिरता है। ये बेस्ट सूटेड है इन चैनल ओवरफ्लो स्ट्रक्चर में। साथ ही जहाँ पे नैरो जॉर्ज होते हैं ना, और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है जहाँ एकदम नैरो जगह होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। थर्ड वन इज़ कंपोजिट डैम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बीच में यहाँ पे इस तरीके से आपका बनाया जाता है और बीच में जो पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह ये क्रॉस हो रहा है। इसमें भी आपका अर्थफिल है, रॉकफिल एम्बैंकमेंट है और नॉन ओवरफ्लो पोर्शन में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपका एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया जाता है, नेविगेशनल लॉक्स होते हैं, दोनों साइड से लॉक होता है, तो लॉक कर दिया जाता है तो पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर यहाँ से उस साइड की पानी को इस साइड जो है वो भेजा जाता है। तो 3 स्ट्रक्चर है। आई होप कि आप लोग जहाँ पे भी घूमे होंगे, जहाँ पे भी डैम देखे होंगे या फिर मूवीज़ वगैरह में भी डैम देखे होंगे, तो इस 3 टाइप के डैम को आप रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हो। ठीक है, अब इस कानून में देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले बताई जा रही है कि कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। तो ये कानून सारे डैम्स में, जितने भी स्पेसिफाइड डैम्स हैं जो कि जिनकी हाइट 15 मीटर से ऊपर है या फिर हाइट यहाँ पर 10 मीटर से 15 मीटर के बीच में है, या फिर एडिशनल डिज़ाइन कंडीशन है जैसे कि रिजर्वायर कैपेसिटी हो गया उस अगर डैम में, तो उस तरीके के डैम में ये एक्ट को एप्लीकेबल होंगे। सेकंड है कि डैम सेफ्टी अथॉरिटीज़ की बात की जा रही है, तो मॉनिटरिंग का यहाँ पे 4 लेयर है। ठीक है, 2 आपका सेंट्रल लेवल पे है और 2 आपका स्टेट लेवल पे है। तो एक एक करके देख लेते हैं। नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी है, जो कि यहाँ पे आपका बनाया जाएगा जिससे कि यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी पॉलिसी होंगे। जो कानून लाया जाएगा वो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म होगा, एक ही कानून होंगे जो कि सारे राज्य में यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, एक ही प्रोटोकॉल्स होंगे, एक ही प्रोसीजर होंगे। ठीक है, उसके बाद नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है। ये एक अथॉरिटी है जो कि यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से ये जो डैम सेफ्टी पॉलिसी लाई गई है, स्टैंडर्ड लाई गई है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है। कोई भी डिसीजन अगर इस अथॉरिटी के द्वारा लिया जाता है तो वो सारे पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होगी। सो दिस बाइंडिंग प्रोसीजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी से आप एग्जाम में अगर स्टेटमेंट होगा नॉन बाइंडिंग तो आप फंस भी सकते हो। तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा कि कोई भी डिसीजन अगर लिया जा रहा है तो वो बाइंडिंग है। इट मीन्स कि जितने भी यहाँ पे पार्टीज़ हैं उनको मानना ही होगा इन सारे डिसीजंस को।
स्टेट लेवल पे क्या है कि जो बिल है इसमें कहा गया है कि एक स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी बनानी है और इसी के जैसा एक स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें क्या होगा कि सर्विलांस किया जाएगा, इंस्पेक्शन किया जाएगा और जितने यहाँ पे सारे स्पेसिफाइड डैम्स हैं उनके ऑपरेशन को मॉनिटर किया जाएगा और मेंटेन भी किया जाएगा। हर एक यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस ऑर्गेनाइजेशन में तो इनको ज़रूरत होगा कि वो जितनी भी डैम फेलियर हो रही है ना उन सारे इवेंट को वो रिपोर्ट करें। तो ये काम है नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे। अब देखते हैं कि डैम ओनर्स जो है उनके लिए क्या ऑब्लिगेशन है। तो डैम ओनर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे डैम कंस्ट्रक्शन को लेकर, यानी कि जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो वो डैम जो है वो सेफ़ हो, उनकी ऑपरेशन सही तरीके से होनी चाहिए और उनकी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होनी चाहिए। डैम ओनर का फंक्शन क्या है कि यहाँ पे इमरजेंसी एक्शन प्लान बनानी है, जो रिस्क असेसमेंट है उसको यहाँ पे लेकर चलना है और एक कॉम्प्रिहेंसिव डैम सेफ्टी इवोल्यूशन करनी है। ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ की बात करूँ तो कोई भी जो कि अगर एक पर्सन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने फंक्शन को डिस्चार्ज करने में तो उनके ऊपर यहाँ पे पेनल्टी लगेगी। इट मीन्स कि अगर डैम सेफ्टी वर्क चल रहा है और उसको रोका जा रहा है अगर किसी के द्वारा तो उनके ऊपर जो है यहाँ पे कार्यवाही होगी। इन केस अगर किसी की जान चली जाती है तो उस इंसान को जो है 2 साल की यहाँ पे जेल की सज़ा भी होगी। अदर्स में क्या है, अदर्स में है कि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर पे यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा, क्रिटिकल कंसर्न देखे जाएंगे डैम सेफ्टी को लेकर और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं उनको भी यहाँ पे देखा जाएगा। साथ ही इस बिल में क्या है ना कि रेगुलर इंस्पेक्शन करने की बात की गई है और डैम को यहाँ पे क्लासिफाई करनी है कि इस डैम में किस तरीके की हैज़ार्ड से प्रॉब्लम अराइज हो रही है। ठीक है, अब देखिए इतनी तो हम लोग समझ गए, लेकिन ये समझते हैं कि इस कानून की आवश्यकता क्या है। सबसे पहले तो ये जो डैम सेफ्टी बिल लाई जा रही है तो सेफ्टी कंसर्न को लेकर लिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डैम हैं हमारे देश में जो कि बाबा आदम ज़माने के हैं। इट मीन्स कि जब हमारे दादा नाना जी भी जन्म नहीं लिए होंगे उससे पुरानी की डैम है और अनसेफ डैम है जिसमें कि हमारे ह्यूमन लाइफ को लेकर फ्लोरा फौना बहुत सारे स्पीसीज़ है, पब्लिक प्राइवेट एसेट्स है जो कि बर्बाद हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके जो है यहाँ पे सेफ गार्ड लेकर आना है क्रिटिकल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। साथ ही फुलफिलिंग है ड्यूल रोल, यानी कि आप देखो कि जो रिवर वाटर है इसको भी यहाँ पे हार्नेस करने की ज़रूरत है क्योंकि सोशो इकॉनमिक ग्रोथ इससे जुड़ा हुआ है। साथ ही जो लार्ज पॉपुलेशन है हमारे यहाँ उनके लिए पानी की उपलब्ध करानी है और ऐसी जगह जहाँ पे लोग फ्लड वगैरह से या फिर सूखे से अगर गुजर रहे तो उनके लिए उस जगह पे डैम की कंस्ट्रक्शन मस्ट हैव है। साथ ही जो बेसिक नीड्स है ह्यूमन नीड्स उसको फुलफ़िल करना है, क्योंकि वाटर आप देखो पीने के लिए यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ होते हैं, साथ ही एग्रीकल्चर खेती हमारे देश में इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पे होते हैं तो इरिगेशन करने के लिए भी, सिंचाई करने के लिए भी पानी की आवश्यकता है, तो वो भी आपसे पूरा हो पाता है। साथ ही कुछ रीज़न ऐसे होते हैं जहाँ हर साल जो है हेवी रेनफॉल के कारण या फिर मानसून के आने के साथ ही फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज हो जाती है, तो वैसे जगह पे भी यहाँ पे आपका जो है इसको ज़रूरत है कि डैम कंस्ट्रक्ट किया जाए। नेशनल वाटर सिक्योरिटी भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो वाटर क्राइसिस का सिनेरियो है ये इमर्ज हो रहा है, इसको अगर हम लोग देखें तो जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको यहाँ पे लिंक किया जा रहा है। साथ ही इंटर स्टेट जो कॉन्फ्लिक्ट है इस कानून के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है कि एक स्टेट का अगर डैम यहाँ पे उस दूसरे स्टेट के टेरिटरी के अंदर आता है तो यहाँ पे जो नेशनल यहाँ पे आपका डैम सेफ्टी अथॉरिटी है वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे रोल एसडीएसओ का, जो स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे कि अगर 2 शहरों के बीच में या 2 राज्यों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको यहाँ पे, तो इसके कारण जो यहाँ पे इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस चीज़ को भी यहाँ पे हटाया जाएगा। यूनिफॉर्म मैकेनिज्म है, इट मीन्स कि इस कानून के द्वारा आप देखो कि एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाएगा जो कि दोनों लेवल पे काम होगा, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, और जो स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल जो मेजर्स हैं जो भी यहाँ पे ज़रूरत है, जिस तरीके की भी मेजर्स लेने की ज़रूरत है, बट लास्ट अल्टीमेट एम क्या है कि यहाँ पे जो सेफ्टी ऑफ डैम है उसको इंश्योर करना है। साथ ही सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को भी इन्फोर्स करना है। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होंगे, जैसे मानसून इंस्पेक्शन हो रहा है तो मानसून इंस्पेक्शन के पहले भी, जब मानसून आएगा तो उससे पहले भी और मानसून आने के बाद भी इंस्पेक्शन होंगे और ये इंश्योर करना है कि डैम सेफ्टी जो है वो है कि नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दिया जाएगा। अब यहाँ पे कानून बनाया जा रहा है, इट मीन्स कि कानूनी तौर पे जो है यहाँ पे मैंडेट यहाँ पे आपका रहेगा कि हाँ डैम को सेफ्टी रखना है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि सेफ्टी ऑफ डैम जो है एक ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न है हमारे देश के लिए, क्योंकि अनसेफ डैम जो बनाया जा रहा है ना ये हमारे ह्यूमन लाइफ के साथ साथ यहाँ पे जितने भी जीव जंतु है, चाहे हमारे पेड़ पौधे हो गए या फिर जानवर हो गए या फिर इकोलॉजी हो गई या फिर प्राइवेट और पब्लिक असेट हो गए, इन सब पे यहाँ पे एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कानून बनाना होगा और इससे हम लोग प्रॉपर सर्विलांस भी कर सके, इंस्पेक्शन भी कर सके और सही तरीके से हमारी जो डैम है वो ऑपरेशन में भी हो, ऑपरेट भी हो। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि
अगर हम लोग यहाँ पे सेंटिमेंट्स देखें जो कि नंबर ऑफ़ स्टेट्स के द्वारा बताया जा रहा है, तो सेंटर को यहाँ पे स्टेट के साथ बात करनी चाहिए और जो फियर है और जो फ्रेम रूल्स है, फियर को दूर करने की ज़रूरत है और जो एक फ्रेम रूल्स है वो यहाँ पे लेकर आना चाहिए कानूनी तौर पे। तो ये हो गई कंक्लूजन। ओके, अब इसी के साथ देखते हैं कि इस कानून के अगेंस्ट में भी कंसर्न है, कुछ लोग जो है इनके अगेंस्ट में भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये कही गई है कि फेडरलिज्म के फंडे के अगेंस्ट में है। फेडरलिज्म कहने का मतलब है कि सेपरेशन ऑफ पावर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी पावर जो है वो स्टेट लेवल पे अलग है, सेंट्रल लेवल पे अलग है। अब यहाँ पे डैम जो है वो यहाँ पे स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, बट इससे रिलेटेड कानून कौन बना रही है, तो पार्लियामेंट बना रही है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे स्टेट है जैसे कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, वो यहाँ पे इस कानून को अपोज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये कानून लाई जा रही है और उनकी जो पावर है वो वाटर के ऊपर, डैम मैनेजमेंट के ऊपर, वो इस कानून के थ्रू झलक रहा है। तो फेडरलिज्म के अगेंस्ट में। सेकंड है कि पार्लियामेंट की जो ज्यूरिसडिक्शन है कानून बनाने का, वो इंटर स्टेट रिवर डैम के ऊपर है। जैसे कि आप देखो कि वाटर जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आ रहा है और सेंटर जो कानून लेकर आ रहे हैं वो 246 आर्टिकल के तहत आ रहा है, जिसके तहत आप देखो यहाँ पे एंट्री 56 है और एंट्री 97 लिस्ट 1 में है जो कि यूनियन लिस्ट में। तो इसलिए ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे अराइज हो रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो ऐसी कानून बना सकते हैं जो कि इंटर स्टेट रिवर डैम में डिस्प्यूट हो, ना कि किसी भी डैम के लिए। मोर पावर यहाँ पे आप देखो कि सेंटर को दे दिया गया है, यानी कि फंक्शन अथॉरिटीज़ जो है, जैसे कि यहाँ पे नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है, SDDC है, तो ये SCDS है। तो ये सब क्या है ना कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हो कि पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और यहाँ पे किसी भी तरीके का अमेंडमेंट नहीं किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन जो है, इनके पास 2 रोल है। अब यहाँ पे दोनों है, एक तो पॉलिसी बनाइए और दूसरा है कि यहाँ पे रेगुलेट भी कीजिए अगर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो डैम सेफ्टी ये काफ़ी ज़रूरी है और डैम सेफ्टी जो है यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन का यहाँ पे काम भी है, लेकिन फिर भी उनको रेगुलेट करने का भी काम दिया गया, उनको पॉलिसी मेकिंग का भी काम दिया गया। साथ ही कंपनसेशन का जो इश्यूज़ है वो आप देख सकते हो यहाँ पे कि बहुत सारे लोग जो है डैम प्रोजेक्ट के कारण अफेक्ट होते हैं। डैम जब बनाया जाता है तो बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, पहली प्रॉब्लम। सेकंड है कि डैम अगर अनसेफ है तो उसके कारण भी बहुत सारे लोगों की जान जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर कॉम्पनसेशन की बात करें तो कॉम्पनसेशन यहाँ पे किसी भी तरीके का नहीं दिया जाता है। तो ये सारी कंसर्न है जो कि कॉम्पनसेशन के बारे में भी इस कानून में बात नहीं की गई है, ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक बताई जा रही है। सो यहाँ पे पूरी बात हो गई हमारे डैम सेफ्टी कानून के बारे में। बट अब यहाँ पे डैम से रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर है इसे हम लोग देख लेते हैं। डैम होता क्या है? देखिए, एक आर्टिफिशियल बैरियर बनाया जाता है। मान लीजिए ये पूरी तरीके से रिवर है। अब ये रिवर का फ्लो है जो कि आप देखो कि पूरे वाटर की फ्लो जो है वो पूरे रिवर में बहुत फास्ट है। एक इस तरीके का आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट बना दिया जाता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जाती है जो कि एक आप कह सकते हो कि ये बैरियर है। इस बैरियर से क्या होगा कि इस साइड की नॉर्थ की वाटर नॉर्थ में रहेगी, साउथ की वाटर साउथ में रहेगी। अब मान लीजिए कि साउथ में पानी की कमी हो गई, वाटर स्कार्सिटी हो गई, तो और नॉर्थ में जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, तब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि इस डैम के थ्रू जो है नॉर्थ की पानी को साउथ में भेजा जाएगा। जब यहाँ पे पानी की अब मिसमैच हो जाएगा या पानी की जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी या फिर ज़्यादा पानी का फ्लो हो रहा है, तो उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक आर्टिफिशियल बैरियर बनाया जाता है रिवर के ऊपर, जिसमें कि पानी को स्टोर किया जाता है और बाद में चलकर इसको इरिगेशन में, पावर जनरेट करने में, फ्लड को मॉडरेट करने में, वाटर सप्लाई करने में, इन सारी जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। 2019 जून तक अगर देखें तो इंडिया में 5745 बड़े डैम हैं, जिसमें कि अभी भी कंस्ट्रक्शन में भी है। चाइना और USA के बाद इंडिया ऐसी 3rd लार्जेस्ट कंपनी है जिसमें कि हमारे यहाँ बहुत सारे डैम हैं। मोस्ट ऑफ द जो डैम है ना वो यहाँ पे स्टेट के द्वारा ही बनाया भी जाता है और उसको मेंटेन भी किया जाता है। लेकिन कुछ बड़े बड़े डैम हैं जिसको कि ऑटोनोमस बॉडी, जैसे कि आप देखो कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, DVC है, भकरा बीज मैनेजमेंट बोर्ड है, ये सब जो है इस तरीके के बड़े बड़े डैम्स को मैनेज करते हैं। 75% जो इनमें से डैम्स है ना वो 20 साल से भी पुराने हैं, लेकिन 220 डैम्स है जो कि 100 साल से भी पुराने हैं। मोस्ट ऑफ द जो लार्ज डैम है वो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा डैम जो है बड़े बड़े डैम वो महाराष्ट्र में है, 2nd नंबर पे मध्य प्रदेश में एंड 3rd नंबर पे गुजरात। तो ये सब यहाँ पे बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स है डैम के बारे में, तो इसको ध्यान रखना है। ओके, अब आते हैं इसको एक बार और फिर से मैं समराइज़ कर देती हूँ कि डैम सेफ्टी एक्ट 2019 में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इस बिल के बारे में समझे कि 2019 में ये आपका जो है लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, अब ये कानून बनने वाली है।
इस कानून का जो है, इस कानून को लाने के पीछे क्या क्या रीज़न है, कितने सारे डैम्स फेल हुए हैं कहाँ कहाँ, वो सारी चीज़ें देखें। सरकार के द्वारा यहाँ पे डैम सेफ्टी को लेकर क्या क्या कानून लाया गया है और किस तरीके से कुछ स्कीम्स लाए गए हैं, उन्हें हमने देखा। टाइप्स ऑफ डैम्स, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ डैम्स होते हैं, उसे यहाँ पे बेसिकली मैं बताई। इस कानून में क्या क्या फीचर्स है ये आपको पता चल गया। लेकिन इस कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक डैम सेफ्टी को लेकर ड्यूअल रोल को यहाँ पे फुलफ़िल करना है, बेसिक ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करना है, नेशनल वाटर सिक्योरिटी हो गया, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करना है, यूनिफॉर्म मैकेनिज्म है, या फिर सेफ्टी प्रोटोकॉल को इंश्योर करना है। तो ये सारे यहाँ पे प्रोविज़न है जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि इस कानून की ज़रूरत है। साथ ही इस कानून के अगेंस्ट में भी बहुत सारे कंसर्न है जिसको हमने यहाँ पे इस तरीके से कवर किया। ओके, सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द डैम सेफ्टी बिल। आई होप कि आपको डैम के बारे में जितनी भी नॉलेज की ज़रूरत है वो सब आपको इस आर्टिकल के थ्रू मिल चुकी है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है प्रोटेक्शन ऑन प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट। तो यहाँ पे आप देखो कि प्लांट वेराइटीज़ जो है और फार्मर के यहाँ पे जो राइट है, अथॉरिटी है, उनके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून लाई गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कुछ बातें। एफएल स्टैंड्स फॉर फ्रिटो लेस। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ पोटैटोज़ है जो कि पेप्सी के द्वारा 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहने का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसके थ्रू होता है? एक तरफ आपको फार्मर्स देखने को मिलेंगे, किसान हैं, और दूसरी तरफ कोई कंपनी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे पेप्सी कंपनी देख सकते हो। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, यानी कि आप देख सकते हो कि किस तरीके से किसी भी चीज़ को यहाँ पे उत्पादन करना है। मान लीजिए किसी फसल की उत्पादन करनी है, आलू की उत्पादन करनी है, तो यहाँ पे चिप्स बनाने वाले जो कंपनी है वो यहाँ पे क्या करेंगे कि टाई अप कर लेंगे किससे? फार्मर से। और चिप्स जब आलू बोना होगा तो उससे पहले ही वो यहाँ पे रेट फिक्स कर लेते हैं कि हाँ 25% के रेट से वो यहाँ पे परचेज़ करेंगे, या जितना भी जो कि मार्केट प्राइस से ज़्यादा होता है, तब यहाँ पे काम किया जाता है फार्मर्स के द्वारा इन सारे कंपनीज़ के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफएल जो 227 है, यानी कि फ्रिटो लेस जो है, ये यूज़ किया जाता है लेस ब्रांड के लिए जो पोटैटो चिप्स बनाते, तो उनको रजिस्टर किया गया था यहाँ पे 2016 के तहत इस कानून में। 2019 में क्या हुआ कि पेप्सिको के द्वारा यहाँ पे 9 फार्मर्स को सू कर दिया गया, वो भी गुजरात में, क्योंकि वो गलत तरीके से यहाँ पे ग्रो कर रहे थे जितनी भी रजिस्टर्ड पोटैटो वेराइटी थी, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो यहाँ पे अधिकार होता है उसको ये वॉयलेट कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे इनके ऊपर चार्जेस लगी है, और इसके कारण क्या हुआ है कि जो फार्मर्स है वो यहाँ पे इस केसेस से विड्रॉ करने की डिमांड कर रहे हैं कि उनको इस केसेस से छूट मिल जाए। बट जो पेप्सी है वो यहाँ पे इस केस को विड्रॉ कर ली, कब? जब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिस्कशन किया गया। अब यहाँ पे क्या है ना कि फिर से यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है एफएल 227 का, इसको रिवॉक कर दिया गया है इस ग्राउंड में कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो एप्लीकेंट के द्वारा दिया गया है, इन एलिजिबिलिटी है, और इन्फ्रिंचमेंट आप देखो कि फार्मर्स की राइट है, यानी कि जो यहाँ पे किसानों का अधिकार है वो कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्यों इस तरीके के कानून की ज़रूरत पड़ी। और पहले तो ये कानून समझिए, एक्चुअली प्लांट की जितनी भी वैरायटी है और फार्मर्स की जो राइट है उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए 2001 में इस तरीके का कानून लाया गया, जो कि आर्टिकल 27 सब पार्ट यहाँ पे आपको 3B देखने को मिलेगा, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसे हम लोग ट्रिप्स कहते हैं। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ, यानी कि ऐसी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहने का मतलब है कि अगर आप अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ का उत्पादन किए हो, या फिर आपने किसी भी चीज़ को इनोवेट किया है, तो फिर वो आपका प्रॉपर्टी बनता है, आपका उस पर अधिकार है, और अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किए हो तो उसके लिए आपको पेटेंट दी जाती है। इट मीन्स कि 10 साल तक आपको यहाँ पे, आप अगर कोई भी चीज़ के लिए किसी भी यहाँ पे इनोवेशन करने के लिए आपने अपना टाइम लगाया, एनर्जी लगाया, मनी लगाया, उसके लिए आप अपनी मनी जो है वो सेट कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट का। और इससे जो ट्रेड रिलेटेड किया जाता है, जितने भी पेटेंट प्रोडक्ट होते हैं उनका अगर ट्रेड करना है तो उससे रिलेटेड जो आस्पेक्ट है उसे हम लोग टोटल वे में यहाँ पे ट्रिप्स कहते हैं। इस कानून में क्या है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज़ ऑफ प्लांट है 1978 का, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके द्वारा एक इफेक्टिव सिस्टम यहाँ पे दिया गया है जितने भी प्लांट वैरायटी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इससे क्या होगा ना कि प्लांट की जो न्यू वैराइटीज़ है उनको डेवलप किया जाएगा बेटर तरीके से, और ये क्यों किया जाएगा? क्योंकि सोसाइटी की बेनिफिट के लिए। इस कानून में क्या है ना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस जो है वो यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर वाले फील्ड में दिया गया है, और वर्ल्ड का ओनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कानून है जो कि यहाँ पे ना सिर्फ प्लांट ब्रीडर्स को दिया जाता है बल्कि फार्मर्स को दिया जाता है। तो आप ये समझ सकते हो कि हमारा ही देश ऐसा है पूरे वर्ल्ड में जो कि यहाँ पे किसानों को भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देती है, और यहाँ पे जो प्लांट ब्रीडर्स है उनको भी यहाँ पे दिया जाता है। इस कानून का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो बात की जाती है कि जो किसान है, अन्नदाता है, उनके राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना एट एनी कॉस्ट। साथ ही साथ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना हमारे देश में,
जैसे जो प्लांट ब्रीडर्स राइट है उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्ट करना रिसर्च और डेवलपमेंट वाले फील्ड में, और वो भी दोनों सेक्टर में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। इसके थ्रू क्या किया जाएगा कि जो प्लांट वेराइटीज़ है, नए नए प्लांट वेराइटीज़ है, वो यहाँ पे डेवलप हो पाएंगे। साथ ही जो सीड इंडस्ट्री है इनकी ग्रोथ को भी फैसिलिटेट करना है। इट मीन्स कि यहाँ पे हाई क्वालिटी सीड्स जो है वो अवेलेबल इंश्योर करानी है कि अवेलेबल हो। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटेक्शन जो है वो प्लांट वेराइटीज़ की होनी चाहिए और फार्मर्स राइट अथॉरिटी की होनी चाहिए। इसमें क्या है कि यहाँ पे आप देखो कि जो प्रोविज़न है एक्ट का वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। और इसमें क्या है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, जितने भी न्यू प्लांट वैरायटी है उसको रजिस्ट्रेशन कराइए। साथ ही यहाँ पे आपको डेवलप करना है टेस्ट गाइडलाइन, जिसमें कि डिस्टिंक्टिव भी हो, यूनिफॉर्मिटी भी हो, स्टेबिलिटी भी हो, ठीक है, न्यू प्लांट वैरायटीज़ के लिए कहा जा रहा है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन करनी है। अगर यहाँ पे इससे जो है पैसे कमाने हैं तो उनको भी फैसिलिटेट किया जाएगा। साथ ही फार्मर्स को यहाँ पे देखा भी जाएगा, रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, और उनको अगर वो बेटर तरीके से यहाँ पे प्लांट वैराइटीज़ को अगर वो प्रोटेक्ट करते हैं तो फिर उनको रिवॉर्ड भी किया जाएगा। साथ ही नेशनल जीन बैंक को यहाँ पे मेंटेन करना है, जिसके थ्रू जितनी भी बीज है ना, सीड मटेरियल है, उसको हम लोग स्टोर करके रख सके। साथ ही प्लांट जेनेटिक जो रिसोर्स है उनको भी प्रिजर्व करके रखना है, वो भी इकोनॉमिक प्लांट का और साथ ही साथ उनके वाइल्ड रिलेटिव्स का, जितने भी इनके प्लांट जेनेटिक के रिलेटिव्स भी है, ठीक है। तो ये सारा काम यहाँ पे किया जाएगा, यानी कि इस कानून के तहत जो है इस अथॉरिटी बोर्ड का काम ये है कि रजिस्टर करना है, डेवलपमेंट करना है, रिकॉग्नाइज करना है, मेंटेन करना है। प्लांट वेराइटीज़ अगर हम लोग प्रोटेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल भी देखें तो ट्रिब्यूनल कहने का मतलब है कि जैसे कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो इन सब का काम होता है कि कहीं पे भी कोई क्रिमिनल या आप देखो कि अगर सिविल केसेस है तो उनको हियर करना। लेकिन कोर्ट में क्या है ना कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग होती है और टाइम बहुत लग जाता है, पैसे खर्च हो जाते हैं, तो इसी का एक ऑल्टरनेटिव ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ट्रिब्यूनल क्या है कि हर एक फील्ड में देखने को मिलेगा, जिसमें कि उस फील्ड से रिलेटेड अगर कोई केसेस है तो उसको ट्रिब्यूनल में ही हियर करके उसका फाइनल जजमेंट दे दिया जाएगा। तो इसलिए प्लांट वैराइटीज़ प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल है, यानी कि अपील कर सकते हैं किसी भी प्लांट वैरायटी को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो। अब इनकी जो इस ट्रिब्यूनल की जो डिसीजन है ना उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लोअर कोर्ट की जो भी डिसीजन होती है, जजमेंट होती है, उसको आप उससे अपर कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हो। अब इस ट्रिब्यूनल के द्वारा आप देखो कि कहा गया है कि कोई भी केस है ना तो उसको 1 साल में तो डिस्पोज कर ही देना है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बहुत सारे सीड होते हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ सीड है जो कि अवेलेबल है रजिस्ट्रेशन के लिए इस कानून के तहत, अगर वो यहाँ पे DUS को स्टैंडर्ड को अगर मेंटेन करते हैं, डिस्टिंक्टिव भी है, यूनिफॉर्मिटी भी है, स्टेबिलिटी भी है। तो अब ये जो प्रोटेक्शन पीरियड है कितने सालों का है, किसी पेड़ है, कोई ट्रीज़ है तो उनके 15 ईयर्स के लिए है, और कोई केस ऑफ वाइन्स है तो उनके लिए 18 ईयर्स है। देखिए वैसे प्लांट जिसमें कि ग्रेप्स वगैरह ग्रो होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए 18 साल है। अब इस कानून के तहत जो है रेजिस्ट्रेबल जितनी भी रजिस्टर्ड प्लांट वैराइटीज़ है उनको प्रिस्क्राइब किया गया कि उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए भी रजिस्टर किया जा सकता है। जैसे अगर किसी प्लांट की न्यू वैरायटी है तो उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, एक्सटेंट वैरायटी है, फार्मर्स की वैरायटी है, या एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी है, तो इन सबको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। साथ ही इस कानून के तहत अगर हम लोग राइट देखें तो ब्रीडर्स के यहाँ पे क्या अधिकार है, ब्रीडर्स का अधिकार है, एक्सक्लूसिव राइट है कि वो यहाँ पे जितनी भी रजिस्टर्ड वैरायटी है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेच सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथ ही ब्रीडर्स जो है वो यहाँ पे एजेंट या लाइसेंसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, और जो सिविल रेमेडी है उसको भी एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर किसी भी राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो। रिसर्चर्स का क्या राइट है, रिसर्चर्स का राइट है कि जितनी भी रजिस्टर्ड वैराइटीज़ है ना उनको वो यूज़ कर सकते हैं रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने के पर्पज़ से। फार्मर्स का क्या अधिकार है, फार्मर्स का अधिकार है जो भी यहाँ पे न्यू वैरायटी के डेवलपमेंट में अगर वो इन्वॉल्व है तो वो पहले तो रजिस्ट्रेशन कराए और साथ ही साथ यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। जैसे कानून के तहत अगर हम लोग सेक्शन 39 क्लॉज 1 देखें तो यहाँ पे अलाउ किया गया है कि सारे जो फार्मर्स हैं ना वो रजिस्टर्ड जो न्यू वैरायटी है उनको वो कल्टीवेट करेंगे, जिसके थ्रू उनका राइट भी है कि वो यहाँ पे कल्टीवेबल जो सीड्स है, बीज है, उनको सेव कर सके, यूज़ कर सके, शो कर सके, बो सके, ये सब काम कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग इस कानून के सेक्शन 39 सब क्लॉज 2 देखें तो यहाँ पे कॉम्पनसेशन की भी बात की गई है कि अगर यहाँ पे कोई भी सीड वैरायटी है अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो किसान को यहाँ पे कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट लॉस कौन झेलता है तो किसान झेलते हैं। फार्मर्स जो है ना वो उनको यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं देनी है। अगर मान लीजिए कि इस ट्रिब्यूनल में उनकी कोई केस चल रही है तो किसानों से पैसे नहीं लिए जाएंगे, फाइन। और या तो अगर मान लो कि अपील करने के लिए कोई भी केस अगर यहाँ पे ट्रिब्यूनल में दिया गया और ट्रिब्यूनल के डिसीजन से सहमत नहीं है तो वो यहाँ पे अपील करेंगे हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में भी उनको यहाँ पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके का अधिकार आप देख सकते हो ब्रीडर्स, रिसर्चर्स और फार्मर्स को इस कानून के तहत दी गई है। अब इस करेंट वर्डिक्ट का क्या इम्प्लीकेशन होगा,
सबसे पहले आप देखो कि एक प्रेसिडेंट यहाँ पे आपका सेटअप होगा, यानी कि पहली केस है इन्फ्रिंजमेंट का। कोई भी जो अधिकार यहाँ पे दिया गया है तो उसके लिए ये पहली केस है। यहाँ पे फार्मर्स की सीड की जो फ्रीडम है उसको अपहोल्ड किया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल मिला है किसानों के राइट्स का कि उनको यहाँ पे लाइटली नहीं ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पे जो लूप होल्स है आज के प्रेजेंट जो कानून है और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी हाईलाइट किया गया है। सबसे पहली यहाँ पे प्रॉब्लम है इंक्रोचमेंट इश्यूज़, जैसे कि एग्रीकल्चर आप जानते हो कि ये स्टेट सब्जेक्ट के अंदर है और इन्फोर्समेंट भी यहाँ पे स्टेट के ही अंदर है। तो यहाँ पे एक लार्ज वेरिएंस देखने को मिलेगा कानून का, और तो एक यूनिक तरीके की प्रोटेक्शंस जो है वो यहाँ पे किसानों को प्रोवाइड किया जा सकता है इस कानून के तहत, जिसमें कि जो भी लूप होल है ना, यानी कि आप देखो फार्मर्स और एग्रीगेटर्स के बीच में जो भी लूप होल है उस चीज़ को यहाँ पे देखा जा सकता है, या फिर लूप होल जो है वो आप लोग देख सकते हो कि इस कानून के तहत देखने को मिलता है। एग्रीगेटर कहने का मतलब है कि वैसे इंसान जो कि कुछ एकड़ ऑफ लैंड के ओनर्स हैं, ठीक है, और उनको यहाँ पे एक फार्मर्स जैसा भी कंसीडर किया जाता है। तो ये भी बात है। बेसिकली यहाँ पे कौन होते हैं, जब कोई एग्रीगेटर जो है वो बीज वगैरह फार्मर से कलेक्ट करते हैं और फिर उसको ब्रांडेड फैशन में जो है वो उसको बेच देते हैं, तो इसको कहते हैं एग्रीगेटर, ठीक है। तो एग्रीगेटर और जो मेनली यहाँ पे फार्मर्स है उनके बीच में लूप होल है, इन्फोर्समेंट इश्यूज़ भी देखने को मिलेगा। लैक ऑफ IPR यहाँ पे प्रोटेक्शन है, जिसके कारण इनोवेशंस जो है वो हिंडर कर जा रहा है। आप देखो अगर किसी चीज़ पे आप अपनी एनर्जी, टाइम, पैसे लगाते हो तो आपको उधर से कुछ आउटपुट की ज़रूरत होती है। जब तक आपको आउटपुट ना मिले तो फिर आपको लगता है कि आपकी मेहनत बर्बाद हो गई। सेम थिंग हैपन विद द इनोवेटर्स। अगर कोई इनोवेटर्स कुछ भी इन्वेंट कर रहे हैं अपनी टाइम, एनर्जी और मनी को इन्वेस्ट करके, तो ऑब्वियस है कि उनकी जो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो तो कंजर्व होना चाहिए ना। कहीं ना कहीं ये बर्बाद हो रही है, जो यहाँ पे उनको अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके जो राइट्स दिया जा रहा है उनकी इन्फ्रिंजमेंट हो रही है। तो फिर कहीं ना कहीं आप देखो कि आगे चलकर कोई लोग जो है इस तरीके का इनोवेशन नहीं करना चाहेंगे। साथ ही कॉम्प्लिकेटेड और स्लो प्रोसेस है। कहा जा रहा है कि न्यू वेराइटीज़ को जो है बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे रजिस्टर्ड तो कराना ही है, मैंडेटरी है, बट जो रजिस्ट्रेशन कराने की यहाँ पे बात है और प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। साथ ही प्रोसीजरल गैप भी है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन कराने का जो प्रोसेस है ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा गैप भी देखने को मिलेगा। वे अहेड में कहा जा रहा है कि जो वेरिएंस है स्टेट लेवल कानून में और जो रेगुलेशन में, जितनी भी यहाँ पे परेशानी अभी तक हम लोग देख रहे हैं उन सबको यहाँ पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। साथ ही हमें इंश्योर भी करना है कि फार्मर्स जो है ना उनके पास इनोवेशन में भी स्टेक है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ज़रूरत भी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि जो प्लांट है उसको प्रोसेस करें या फिर प्री प्रोसेस करें। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है इस कानून के तहत, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा कि हाँ, हमारे देश में इस तरीके का भी कानून है कि जो किसान है उनके राइट्स का भी अधिकार यहाँ पे उनको दिया जाता है, साथ ही मीन्स कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। और जो प्लांट वेराइटीज़ है ना उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश में कानून है। तो इनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पे हमने बात की है कि यहाँ पे किन किन को कौन कौन से राइट है उसको ध्यान रखना है, इम्पैक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे करंट वर्डिक्ट से, और वे फॉरवर्ड में क्या बताया जा रहा है। ओके, अब आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स में। छोटे छोटे न्यूज़ है बट अगर इससे क्वेश्चन बन जाते हैं तो ये बहुत पेनफुल होते हैं। नायरोबी डिक्लेरेशन है। नायरोबी डिक्लेरेशन को अफ्रीकन मिनिस्टर्स के द्वारा यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। डिक्लेरेशन में क्या है, डिक्लेरेशन में कहा गया है कि जो भी प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, यानी कि जो भी एक्शन का जो भी प्रोग्राम ऑफ एक्शन है उसकी डिलीवर कमिटमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग सेंटाई फ्रेमवर्क को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सके। अब ये जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है ना, इसमें यहाँ पे बताया जाता है कि अफ्रीका का एम है कि जो सेंटाई फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो। अब सेंटाई फ्रेमवर्क में क्या कहा गया था कि कंट्रीज़ को गाइड की गई है, कुछ कम्युनिटीज़ को यहाँ पे गाइड की गई है कि जो भी यहाँ पे नेचुरल और जो ह्यूमन इंड्यूस्ड हैज़ार्ड है उसको कम करना है। आप देखो कुछ तो नेचुरल हैज़ार्ड होते हैं और कुछ ह्यूमन बीइंग के कारण यहाँ पे हैज़ार्ड होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे 4 व्हीलर यूज़ करते हैं जिससे कि पेट्रोल डीजल की इमिशन होती है, तो ऑब्वियस है कि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन हो रही है, तो ये हमारे कारण होने वाला ये हैज़ार्ड है। लेकिन आप देखो कुछ नेचुरल भी होते हैं, अर्थक्वेक हो गया, यहाँ पे आपका वोल्केनो इरप्शन हो गया, तो उन सब से जो हैज़ार्ड होती है ना उनको बचाने के लिए यहाँ पे 2005 से लेकर 15 तक सेंटाई फ्रेमवर्क का काम हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि 2015 से लेकर 2030 तक सेंटाई फ्रेमवर्क के बाद क्या आया है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया है। तो नायरोबी डिक्लेरेशन में ये कहा गया था अफ्रीकन कंट्रीज़ के द्वारा, अफ्रीकन मिनिस्टर्स के द्वारा, कि यहाँ पे वो जो भी सेंटाई फ्रेमवर्क है उसको बेटर तरीके से वो इम्प्लीमेंट कर सके।
हैदरपुर यहाँ पे वेटलैंड है, तो आप देखो कि 47 रामसर साइट यहाँ पे आपका डिस्कवर किया गया है और हैदरपुर वेटलैंड जो है इसको डेजिग्नेट कर दिया गया 47। तो रामसर क्या है? रामसर एक वेटलैंड साइट है, ठीक है, डेजिग्नेटेड अंडर द रामसर कन्वेंशन। रामसर नाम है, एक ईरान में एक सिटी है जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया और ये एक इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है जो कि 1975 से ये काम करना स्टार्ट किए। हैदरपुर वेटलैंड की बात करें तो ये कहाँ है? तो मुजफ्फरनगर जो बिजनौर बॉर्डर है यूपी में, तो वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। इसको 1984 में ही फॉर्म किया गया था और जो यहाँ पे मध्य गंगा बैरेज का कंस्ट्रक्शन हुआ था सलोनी और गंगा रिवर में, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये हस्तिनापुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसी का एक पार्ट भी है। ईच एंड एवरी वर्ड जो यहाँ पे हैदरपुर वेटलैंड से रिलेटेड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। रिसेंटली आप देखो कि इंडिया के द्वारा को चेयर्ड किया गया है। अब ये जो ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव है ये वॉलेंट्री गवर्नमेंट और इनफॉर्मल इंटरनेशनल पार्टनरशिप है, जिसमें कि जो ग्लोबल रिडक्शन करना है हमारे जैसे एंथ्रोपोजेनिक मीथेन इमिशन की बात की जा रही है। इट मीन्स कि आप देखो कि इंसानों के द्वारा यहाँ पे जो काम किया जा रहा है और जिसके कारण मीथेन इमिशन हो रहा है उसको कम करना है। तो मीथेन इमिशन हमारे द्वारा किस तरीके से हो सकता है? सबसे ज़्यादा जो मीथेन इमिशन होता है वह एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। कहा जाता है कि मोर देन 80% जो मीथेन इमिशन होती है वो एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन होती है उसके कारण यहाँ पे होती है। इट मीन्स कि अगेन इट इज़ कंसिडर्ड एज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, ओके। और ये आपका 2004 में क्रिएट किया गया और यहाँ पे 45 जो है कंट्रीज़ मेंबरशिप है। रिसेंटली आप देखो कि यूनाइटेड नेशन FCCC COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ है, तो ग्लोबल मीथेन प्लेज जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, जिसके थ्रू ये है कि सारे मेंबर कंट्रीज़ ने कसम खाई है कि यहाँ पे मीथेन इमिशन डाउन करेंगे 30% तक, यानी कि 2020 में जितनी थी उसके कंपैरिजन में 30% तक 2030 तक यहाँ पे कम करने की बात की गई है। मीथेन के बारे में आप देखो कि हाँ ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस होने के बाद ये कहा जाता है कि ये थोड़ी सी जहरीली है, जिससे कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगी। जहरीली नहीं, ये इतनी गर्म है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ती है 25 to 28 टाइम्स। ये ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। ये सेकंड मोस्ट अबेंडेड ग्रीन हाउस गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। सबसे पहले आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा और सेकंड नंबर पे मीथेन है। फाइन। नेक्स्ट है यहाँ पे नियरली 49K रूरल हैबिटेशन अफेक्टेड विद द वाटर कंटामिनेशन, जो कि पार्लियामेंट के पैनल रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है। एक स्टैंडिंग कमेटी है वाटर रिसोर्स के ऊपर, उनके द्वारा कुछ कंसर्न लाया गया है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे वाटर के अगल बगल रहते हैं तो वो अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि वाटर में आप देखो कि आर्सेनिक की मात्रा, यहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा, साथ ही आयरन हो गया, नाइट्रेट हो गया, हेवी मेटल्स हो गया, हाई सैलिनिटी है, नमक की मात्रा इतना ज़्यादा है कि लोगों की यहाँ पे जान जा रही है। फाइंडिंग में बताया गया है सस्टेनेबल अमाउंट जो अनस्पेड बैलेंस होता है, यानी कि जल जीवन मिशन के अंदर आप देखो कि यहाँ पे सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा, जिसके फलस्वरूप हम लोग देख रहे हैं कि वाटर कंटामिनेट हो रहे हैं। जल जीवन मिशन का एम है कि हर एक घर तक यहाँ पे टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना है और कब तक? तो 2024 तक, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या देखा गया और क्या रिकमेंड किया गया। देखा ये गया है कि कोई भी क्लैरिटी नहीं है, यानी कि जो भी एक्शन लिया जा रहा है उसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि कैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करे जो भी लोग यहाँ पे कंटामिनेटेड, जो वाटर कंटामिनेटेड अफेक्टेड एरिया में रह रहे हैं। साथ ही यहाँ पे सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि नंबर ऑफ वाटर क्वालिटी अगर टेस्टिंग लेबोरेटरी देखें तो वो डे बाई डे और ईयर ऑन ईयर ये घटते जा रहे हैं। थर्ड यहाँ पे कि जो कैजुअल एटीट्यूड है, जितनी भी यहाँ पे हार्मफुल और जो अनट्रीटेड केमिकल्स रिलीज़ हुए हैं उनके लिए लेकर, तो एटीट्यूड उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत ही कैजुअल है। रिकमेंडेशन दिया गया है कि प्लीज़ यहाँ पे फोकस कीजिए, अटेंशन दीजिए ऐसी जगहों पे जहाँ पे वाटर कंटामिनेशंस हो चुके हैं और वहाँ पे अगल बगल रहने वाले लोगों के ऊपर। साथ ही एक सफिशिएंट नंबर ऑफ वाटर टेस्ट लेबोरेटरीज़ होनी चाहिए, जिससे कि जितनी भी पानी यहाँ पे ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ के लिए भेजा जा रहा है उससे पहले यहाँ पे टेस्ट हो सके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। इंडिया के द्वारा आप देखो कि जो एम्बिशन है 40% का इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से यहाँ पे अचीव कर लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा कहा गया है कि जो टोटल इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी है वो 156 गीगाहर्ट्ज़ है, ठीक है। और गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे अनदर COP26 में अनाउंस किया गया है कि ग्लासगो में एक टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट तक इंस्टॉल करनी है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कि एनर्जी जो जनरेट होगी वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से होगी, ठीक है। तो हमारा एक टारगेट तक अचीव हो गया और एक टारगेट और अचीव करनी है, जो कि अभी हम लोग कसम खाए हैं ग्लासगो में। तो देखते हैं कि इसको हम लोग अचीव कर पाते हैं कि नहीं। नेक्स्ट है UNDP का प्लान है कि ड्रास्टिकली एक्सपेंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिनका यहाँ पे एम है कि ट्रिपल करनी है हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को, और वो भी 100 सिटीज़ का। और कब तक ट्रिपल करनी है? तो 2024 में।
यूएनडीपी के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है और पार्टनरशिप किया गया है हिंदुस्तान कोला के साथ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें यहाँ पे हम लोग देख सकें और जो प्लास्टिक वेस्ट का जो इम्पैक्ट है हमारे इन्वायरमेंट में उसको कम कर सके। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सारे काइंड्स ऑफ प्लास्टिक, प्रॉब्लम क्या है कि आप देखो कहीं भी घूमने जाओ, बीचेस वगैरह के भी घूमने जाओ, तो लोग जो है प्लास्टिक की जितनी भी मटेरियल्स यूज़ करते हैं, साथ ही बॉटल वगैरह यूज़ करते हैं, स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, उसको वहीं फेंक देते हैं, वहीं डंप करके आ जाते हैं। और पानी में क्या हो चुका है आज के डेट में कि प्लास्टिक की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि कचड़े से कम नहीं लगती है। तो एक्चुअली यहाँ पे ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट लाया गया है, एक्सपेंड किया गया है कि यहाँ पे कलेक्ट करना है सारे काइंड्स ऑफ प्लास्टिक को, सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है और फिर से रिसाइकिल करनी है, जो कि हम लोग यहाँ पे हमारा एम है कि एक लीनियर इकोनॉमी में हम लोग जी रहे हैं, यानी कि यहाँ पे डिमांड चल रहा है, सप्लाई हो रहा है, डिमांड चल रहा है, सप्लाई हो रहा है, लेकिन अब हमें यहाँ पे अपनी इकोनॉमी को सर्कुलर करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हर एक दूसरे से कनेक्टेड हो। सो फार देखिए आप 83,000 मेट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है वो कलेक्ट किया जा चुका है। तो इस तरीके से काम करना है। ये जो प्रोजेक्ट है ये आप देखो 5,500 यहाँ पे सफाई साथीज़ है, यहाँ पे उत्थान है, एक सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है जो कि यहाँ पे लॉन्च किया गया है और जिससे कि 9,000 जो सफाई साथी है उसको हेल्प मिली है। प्रोग्राम जो है एक सेटबैक भी यहाँ पे आप देखो, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन जब से कोविड-19 पैंडेमिक आया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज हो गई। यूएनडीपी की बात करूँ तो ये नीति आयोग के द्वारा भी साथ भी काम करते हैं, जो कि थिंक टैंक है हमारे देश में, और इनके द्वारा एक हैंडबुक मॉडल भी यहाँ पे डेवलप किया गया है। किसके लिए? तो लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ और साथ ही साथ यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लिए। ठीक है, फिर है बोसेनबर्गिया एल्बोथिया एंड बोसेनबर्गिया रोबर्थिया। अब देखिए ये कुछ एक्सटिंक्ट है अब यहाँ पे वर्ल्ड में, ये 2 स्पेशीज़ है प्लांट के जो कि ख़त्म हो रहे हैं हमारे देश से, तो इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये एंडेमिक है। ये जो आपका बोसेनबर्गिया है तो ये खासी हिल्स में है, मेघालय में, एंड बोलेटिया जो है ये अंडमान आइलैंड में मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़रूरी है। कैनरी ब्लैक बी है, तो 50 दिन के बाद जब से कुम्ब्रे विज़ो जो वोल्केनो हुआ है कैनरी आइलैंड इरप्ट में, तो यहाँ पे 10,000 जो बीज थे ना वहाँ देखने को मिला है कि वो जिंदा पाए गए हैं इनसाइड हाइव्स, अपने घर के अंदर वो जिंदा पाए गए हैं, जितना भी वोल्केनो ऐश हुआ है उसके बावजूद भी। तो ये चीज़ें याद रखनी कि जो हनी बीज है ना वो यहाँ पे प्रोपोलिस यूज़ करते हैं, यानी कि रेजन्स जैसे कि मिक्सचर होता है जिसको हम लोग बी ग्लू भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा यहाँ पे मिशन कुकिंग कोल जो है वो सेटअप किया गया है। तो मिशन कुकिंग कोल है जो कि यहाँ पे इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के रिकमेंडेशन के थ्रू यहाँ पे सेटअप किया गया। कुकिंग कहने का मतलब है कि कोल जिसका एबिलिटी है कि वो इसको आपका कोक में कन्वर्ट कर दे। एक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है जिसको हम लोग बेसिक ऑक्सीजन जो फर्नेस है उसमें यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग कोल की बात करें तो वो स्टील के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस रूट में, और डोमेस्टिक जो हम लोग कुकिंग कोल है यूज़ करते हैं वो उसमें ऐश की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे मिशन कुकिंग कोल की अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो कहा जाता है कि एक एक्शन प्लान यहाँ पे प्रिपेयर करना है जिससे कि हमारे ही देश में जो कुकिंग कोल है उनकी प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन हम लोग बढ़ा सकें। और ये चीज़ें हो सकती है जब हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, साथ ही यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट के लिए इसको एलोकेट कर सकते हैं। साथ ही न्यू कुकिंग कोल जो यहाँ पे वॉशरीज है तो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड होगी। इससे क्या होगा कि जो इन हाउस कैपेबिलिटीज़ है वो स्ट्रेंथन हो पाएगा और प्रोड्यूस हो पाएगा, और हमारी जो यहाँ पे सपना है आत्मनिर्भर भारत बनने का वो हम लोग बन पाएंगे। हमारे देश में आप देखो कोल का प्रोडक्शन अगर 50% होता है तो हम लोग 50% कोल का इंपोर्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोल की जितनी प्रोडक्शन होती है उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत पुअर होती है एज़ कंपेरिजन टू वैसे कोयले जो कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए हम लोग कोयले में तो आत्मनिर्भर नहीं है, बट अब ये कोशिश किया जा रहा है, तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। गवर्नमेंट के द्वारा एक एडवाइजरी इशू की गई है कि कार मेकर्स को कि वो यहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल जो इंजन है उसको व्हीकल में प्रोवाइड करें। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि फ्लेक्स फ्यूल जो व्हीकल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। एक्चुअली कहा जाता है कि एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऐसे व्हीकल है जिसमें कि गैसोलीन भी चलेगा और ब्लेंडेड जो पेट्रोल है वो भी चलेगा। जैसे आज की डेट में अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो अगर वो पेट्रोल वाली व्हीलर है तो उसमें अगर आप CNG किट लगा देते हो तो आप CNG में भी वो गाड़ी चला सकते हो, पेट्रोल में भी गाड़ी से चला सकते हो, यानी कि यहाँ पे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल हो गया। ऐसे गड्डियों को हम लोग ये कहते हैं। करेंटली आप देखो कि ब्राज़ील में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। फ्लेक्स फ्यूल या फिर फ्लेक्सिबल फ्यूल एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल है जो कि यहाँ पे गैसोलीन भी होगा और मिथनॉल और इथनॉल भी होगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कॉम्पोजिशन ज़रूरी है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का एडवांटेज क्या है? इससे आप देखो कि बायोफ्यूल को यूज़ करने का एक बेटर ऑप्शन है। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो प्रॉब्लम है सरप्लस फूड ग्रेन्स का,
तो उसको भी हम लोग एड्रेस कर पाएंगे। साथ ही जो डिपेंडेंसी है ऑयल इंपोर्ट करने का, तो वो यहाँ पे कम हो पाएगा। लेकिन इसी के साथ चैलेंजेस भी है कि बहुत ज़्यादा एडिशनल यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे कंपनीज़ को कि वो यहाँ पे इस तरीके का जो है व्हीकल वगैरह बनाए, प्रोडक्शन करे, ट्रांसफ़र करे। और इथेनॉल आप देखो कि ये कोरोजन होता है इसके कारण, और इंजन भी इससे ख़राब होती है, तो यहाँ पे लॉन्ग लाइफ नहीं होगा इंजन का, ये भी बात बताई गई है। अब यहाँ पे है एग्रीकल्चर फोटोवोल्टाइक। एग्रीकल्चर फोटोवोल्टाइक की अगर हम लोग बात करें तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, जिनके द्वारा लार्ज स्केल एग्रीवोल्टाइक फार्मिंग जो है वो डेवलप किया जा रहा है। एग्रीवोल्टाइक फार्मिंग एक मिक्स्ड सिस्टम होता है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का, जो कि सोलर पैनल और क्रॉप से ये एसोसिएटेड है। यहाँ पे क्या है कि कुछ प्रैक्टिस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, जिसमें कि हमारे जो फूड है और एनर्जी है उसकी प्रोडक्शन होती है। अगर पीवी की बात करूँ, जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे एग्रीवोल्टाइक सिस्टम में भी इसको इंस्टॉल किया गया, तो इतनी बातें ध्यान रखनी है। इंडिया EU क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो दोनों साइड जो है वो एग्री हो चुके कि क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट पार्टनरशिप को वो सेटअप करेंगे। साथ ही आप लोग देखो कि डिटेल वर्क प्रोग्राम है जो कि यहाँ पे 2023 तक चलेगा। और एनर्जी जो पैनल है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर टेक्निकल कोऑपरेशन बढ़ चुका है एनर्जी एफिशिएंसी में, रिन्यूएबल एनर्जी में, ग्रीन हाइड्रोजन में और ग्रिड इंटीग्रेशन में। ठीक है, अब है यहाँ पे शून्य लेबलिंग फॉर नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग। तो शून्य जो बिल्डिंग है, शून्य प्रोग्राम है, वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो एक्चुअली नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग कहने का मतलब है कि इसमें हाईली एफिशिएंट बिल्डिंग है और लो एनर्जी डिमांड है, यानी कि इतनी एफिशिएंट बिल्डिंग है लेकिन एनर्जी डिमांड बहुत कम है। तो ये एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स से पता चला है कि टोटल एनर्जी जो कंज्यूम किया जाता है इस बिल्डिंग में ओवर अ ईयर, वो टोटल बिल्डअप एरिया जो है उसके बेसिस पे है। इट मीन्स कि आप देख सकते हो कि एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो 10 से 0 के बीच में, तो ये यहाँ पे शून्य लेवल से अवॉर्ड किया जाएगा। और अगर 0 किलोवाट से पर आवर से यहाँ पे कम है तो इसको 0+ लेवल से कहा जाएगा। इट मीन्स कि एनर्जी की कम से कम खपत होनी चाहिए लेकिन उस घर में सुख सुविधा की कमी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि एनर्जी एफिशिएंट जो बिल्डिंग है वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। कि आप लोग बिल्डिंग बनाओ और ऊपर में सोलर पैनल पूरे टेरेस पे लगा दो, तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वैसे भी कम खर्च होगा, फर्दर यहाँ पे इंप्रूवमेंट ही होगा नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग में। तो ये सारी बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, सो गाइज यहाँ पे शॉर्ट इन न्यूज़ इन शॉर्ट्स भी कंप्लीट हो गई है हमारे इन्वायरमेंट सेक्शन। कल हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सोशल इश्यूज़ बहुत अच्छी आर्टिकल के साथ, जो कि मैरिज एज फॉर वुमेन की जो मैरिज एज है, शादी की एज है, वो बढ़ा दी गई है। तो एक विन विन सिचुएशन है हमारे देश के लिए, और इससे रिलेटेड जो है जितनी भी यहाँ पे पॉइंट्स है उसे मैं अच्छी तरीके से कंप्लीट करूँगी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप लोग लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और फिर भी अगर डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे विजन IAS की करंट अफेयर्स की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।